चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके सामने मैं विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन का बटन है, प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ज़्यादा शेयर करोगे तो वीडियो बहुत जल्दी से वायरल होगी, और वायरल होगी तो हमें लाइव आने का मौका मिलेगा। फिर हम आपसे लाइव भी रूबरू होकर बात कर सकते हैं और आपको पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बार आपके सामने जो लेकर आया हूँ इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत दोस्तों, ये सिद्धांत मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत को इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी दोस्तों, इस सिद्धांत को दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादियों ने इस सिद्धांत को दिया था। और ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1912 में दिया गया था, 1912 में। और 1912 में गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और किसने दिया था? मैक्स वर्दीमर ने। मैक्स वर्दीमर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक। लेकिन इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रयोग किया था कोहलर ने। और इसका सहयोग किसने दिया था? कोहलर का सहयोग दिया था कोफ्का ने। तो इसलिए इसको कोहलर और कोफ्का का सिद्धांत भी कहा जाता है, मैक्स वर्दीमर का सिद्धांत भी कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी भी कही जाती है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने एक शब्द आया है गेस्टाल्ट। इस गेस्टाल्ट जो शब्द है, गेस्टाल्ट जो शब्द है, ये जो शब्द है ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का? जर्मन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है समग्राकृति। यानी कि संपूर्ण आकृति। इसका मतलब क्या? संपूर्ण आकृति। समग्र आकृति का मतलब है संपूर्ण आकृति। तो दोस्तों, मैक्स वर्दीमर ने इसको दिया। और कब दिया? 1912 में। गेस्टाल्टवादी था वो। गेस्टाल्ट का शब्द का अर्थ है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है समग्र आकृति या पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकृति। तो दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी जो है 1920 में प्रसिद्ध हुई। ये प्रसिद्ध कब हुई? इसको प्रसिद्धि कब मिली? 1920 में इस थ्योरी को प्रसिद्धि मिली। और गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि जो सीखना है वह प्रयास और त्रुटि से ना होकर अचानक आई सूझ से होता है। ये कहा गेस्टाल्टवादियों ने। किसने कहा? गेस्टाल्टवादियों ने। लेकिन ये थ्योरी क्या थी? इस थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं समझा देता हूं कि क्या थी थ्योरी। इसको आप मिटा देता हूं मैं। इसने प्रयोग किया था कोहलर ने प्रयोग किया था इस सिद्धांत का। इसने दो समस्याओं पर प्रयोग किया था। जो पहली समस्या थी वो थी छड़ी पर आधारित। और जो दूसरी समस्या थी वो थी बक्से पर आधारित। और दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, जरा नीचे वाले को मैं आपको इसको दोबारा बता देता हूं। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवादियों ने दी। किसने दी?
मैक्स वर्दीमैन ने कब दी? 1912 में। इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? कॉलर ने। उस कॉलर का साथ किसने दिया? कॉफका ने। और कॉफका ने इसका साथ दिया था। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है समग्र आकृति, यानी कि संपूर्ण आकृति या पूर्ण आकृति। और इस सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली थी, फेमस हुआ था 1920 में हुआ था। और 1920 में गेस्टाल्ट वादियों ने बताया कि सीखना वह प्रक्रिया है जो प्रयास और त्रुटि से ना होकर अचानक आई सूझ से होता है, अचानक आई अंतर्दृष्टि इंसाइट से होता है, उससे सीखना होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया था वो प्रयोग कॉहलर ने किया था। और कॉहलर ने क्या प्रयोग किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉहलर ने एक बुद्धिमान जानवर जिसका नाम वन मानुस पर प्रयोग किया था। वन मानुस पर, जिसका नाम था सुल्तान। ये नाम कई बार आया है कि कॉलर ने जिस जानवर पर प्रयोग किया था उस जानवर का नाम क्या था? उस जानवर का नाम था सुल्तान। और ये क्या था? वन मानुस था या चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी था दोस्तों। प्रयोग क्या था मैं आपको मौखिक लिए बता देता हूँ। कहानी है, कहानी से कुछ नहीं आता कि जो पहला प्रयोग था छड़ी पर आधारित। इसने वन मानुस को इस सुल्तान को एक कमरे में बंद किया। और इस कमरे में बंद करने के बाद इसने जो है ये यहाँ पर गेट था, इस गेट के सामने है केले रखे थे, कुछ केले रखे थे। जो केले रखे थे इन केलों को देख रहा था वन मानुस। सुल्तान क्या था? सुल्तान भूखा था और भूखा होने के कारण वो इधर उधर छटपटा रहा था। इस कमरे के अंदर कुछ छड़ी रखी थी। उन छड़ियों की ऐसी स्थिति थी कि यदि उन्हें खोले तो वो लंबी हो जाती थी, जुड़ जाती थी। तो दोस्तों ये छड़ी रखी थी और इस छड़ी रखी थी, लेकिन इसको कोने में रख दिया। और इसने क्या काम करा? भूखे सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया। जब उसने हाथ डाला इस जाल में होकर तो सुल्तान का हाथ उन केलों तक नहीं पहुंचा और वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था भूख की वजह से। उसने इधर उधर खूब प्रयास किए लेकिन ये केले उसके हाथ में नहीं आए। लेकिन जब वो एक साथ बैठ गया, बिल्कुल सिर पकड़ के बैठ गया कि अब भूख कैसे मिटेगी, अब वो उन केलों को कैसे प्राप्त करेगा, तो इधर उधर देख रहा था। जब चारों तरफ देख रहा था तो उसके अचानक ध्यान इन छड़ियों पर गया और उसने इन छड़ियों को देखा। तो उन छड़ियों को छड़ी देखकर उसने जो छड़ी से उनको खेलने लगा, छड़ियों से खेलने लगा। तो खेल में वो छड़ी खुल गई और लंबी हो गई। उसने देखा कि मेरा हाथ थोड़ा सा उन केलों से रह जाता था तो मैं इस छड़ी से उस केलों को खींच सकता हूँ। तो इसने उस छड़ी को सीधा किया और उन केलों को खींच लिया और उससे इसने अपनी भूख शांत कर ली। तो ये पहली घटना थी छड़ी पर आधारित। दूसरी घटना थी बक्से पर आधारित। दूसरी आधारित घटना क्या थी? इसने उसी घर में इसने सुल्तान को बंद कर दिया, लेकिन यहाँ से ये छड़ी हटाकर इसने क्या काम करा? ये बक्से रख दिए 3। इसने बक्से रख दिए 3 और बक्से रखने के बाद इसने जो ये केले थे वो सामने न रख के इसने केले छत पर लटका दिए। केले क्या काम करा? छत पर इसने लटका दिया। अब सुल्तान नीचे टहल रहा था लेकिन केले छत पर थे, लटक रहे थे ऊपर छत से। लेकिन उसने खूब उछल कूद की लेकिन ये केले उसके हाथ नहीं आए। तो वो छटपटा रहा था उसी तरह जैसे पहले छड़ी वाली प्रोसेस थी। वो बहुत देर तक बैठा रहा, अपने सिर को खुजाता रहा। लेकिन अचानक उसका ध्यान इन बक्से पर गया। उसने बक्से को उठाया और बक्से को लगाकर उस केले के नीचे रखा। उस पर खड़े होकर केले पकड़ने की कोशिश करी लेकिन केले उसके हाथ में नहीं आए। फिर उसने दूसरा बक्सा उठाया, दूसरा बक्सा उसके ऊपर लगाया और बक्सा हो गए ऊंचे। तो उसके खड़े होकर तब उसने देखा उसके हाथ में केले फिर भी नहीं आए। फिर उसने तीसरा बक्सा उठाया और तीसरे बक्से को ऊपर लगाया और उस पर खड़े होकर केले को पकड़ लिया और केले को उठाकर उसने खा लिया, अपनी भूख को शांत कर लिया। तो ये 2 स्थिति थी। दोनों स्थितियों से ये निष्कर्ष निकला कि जो सूझ आई चिंपैंजी के माइंड में, जो सूझ आई थी, बैठ जाता था अचानक उसके माइंड में, एक अचानक फुर्ती सी आती थी, एक अचानक
इंसाइट आती थी, एक अचानक सूझ आती थी जिसके कारण वो कार्य करने लग जाता था। तो वो इसी के आधार पर इसने सोचा कि भाई निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने, निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य भूल एवं प्रयत्न के द्वारा नहीं सीखता जबकि व्यक्ति के अंदर अचानक आई सूझ से व्यक्ति सीखता है। जिस प्रकार वनमानुष में अचानक जो सूझ आई थी, उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं और कोई काम आपका अटक जाए और फिर दूसरा काम करने लग जाए और 2-3 दिन बाद वो चीज़ माइंड में रहती है कि यार वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई और अचानक वो चीज़ आता है कि हाँ यार वो चीज़ ऐसे हो सकती थी, उसको ऐसे मैंने किया था। तो जो अचानक जो सूझ आती है, अचानक जो सोच आती है, वो सोच कब आती है? इसने इसको कमरे का प्रत्यक्षीकरण करने के बाद आती है। इसने इस पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण कर लिया था। इसी को बोला है समग्राकृति। इसी को क्या बोला है? समग्राकृति। उसने देख लिया था कि बक्से से मैं इसको इतनी ऊंचाई से पकड़ सकता हूं, तो उसने पूरे कमरे का प्रत्यक्षीकरण किया। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद जो सूझ आई, उस सूझ को उसने बोला है सीखना। क्या बोला है? सीखना। ऐसे ही केले वाली, उस पर बाहर जो केले रखे थे उस पर भी यही काम करा। उसने देखा कि केले बहुत दूर रखे हैं और उस दूरी का उसने क्या करा था? प्रत्यक्षीकरण करा था। उस प्रत्यक्षीकरण करने के साथ साथ उसने देखा छड़ियों से कि वो केले खींचे जा सकते हैं। तो उसने देखा कि प्रत्यक्षीकरण करने के बाद जो सूझ आई है, वो उस सूझ से उसने क्या काम करा? केलों को प्राप्त कर लिया। वो सूझ क्या है? उस सूझ को उसने बोला है सीखना। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बता दूं कि सूझ होती क्या है, सूझ क्या होती है। मैं इसको मिटा दूं जरा, सूझ बता दूं आपको क्या होती है। सूझ क्या होती है? व्यक्ति या बालक के मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न हुए विचार या सोच को सूझ कहा जाता है। यानी कि बालक के मन में अचानक जो विचार उत्पन्न होगा, बालक के मन में अचानक जो सोच उत्पन्न होगी, उस सोच या विचार को बोला है सूझ। दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ होगा? शिक्षा के क्षेत्र में। इसका प्रयोग कहाँ होगा? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में प्रयोग इस सिद्धांत का कहाँ होगा? इसका प्रयोग हम बता दें आपको कि शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना पहला प्रयोग है इसका। शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरा है सीखने को तत्पर रहना। तीसरा प्रयोग है इसका विषय वस्तु का उचित संगठन। विषय वस्तु का उचित संगठन करना और स्वयं करके सीखना। या 5 पर है खोज करके सीखना। ये स्वयं करके सीखने का मतलब क्या है
कि उसने बनमान उसने स्वयं ही करके देखा था, स्वयं ही उसको छड़ियों को या बॉक्स को रखा था, उससे उसने केले प्राप्त किए थे। तो स्वयं करके सीखता है, जो स्वयं लर्निंग बाय डूइंग होती है, वो स्वयं से जो सीखता है बच्चा, उस स्वयं से सीखने का प्रभाव माइंड पे बहुत ज़्यादा समय तक रहता है और बच्चा चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद कर सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके शिक्षा के प्रयोग, इसका सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप अच्छे से रीड करें, इसका अध्ययन करें और समझें, और रैपिडो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगली जो वीडियो आएगी अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसको हम प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।